साथियों नमस्कार। डीएमआई इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सरोकार के इस खास एपिसोड में बातचीत करेंगे सहारा की पूरी कहानी के बारे में कि किस प्रकार से सहारा इंडिया परिवार शुरू हुआ और कैसे वो एक ऊंचाई पर पहुंचा और उसके बाद वो फिर से फर्श पर आ गया। इस कंपनी के जो प्रमुख हैं सुब्रतो राय, जिनका देहांत अभी हाल ही में हुआ है, उनकी पूरी कहानी बताएंगे। और अगर आपका पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है तो कैसे आप उस पैसे को वसूल सकते हैं, इसके बारे में भी तमाम जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। बस निवेदन है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि अर्थ से फर्श तक पहुंचने वाले सुब्रतो राय सहारा प्रमुख की ये कहानी। पिछले दिनों सहारा प्रमुख सुब्रतो राय ने मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली और देश के 12 करोड़ सहारा निवेशकों को बेसहारा कर दिया। सहारा प्रमुख सुब्रतो राय का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया जिले में हुआ था। उन्होंने कोलकाता में शुरुआती पढ़ाई पूरी की। उसके बाद गोरखपुर के एक सरकारी कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। सुब्रतो राय ने अपना पहला कारोबार गोरखपुर से ही शुरू किया था। बताया जाता है कि वे गोरखपुर के सड़कों में नमकीन बेचा करते थे। साल 1976 में संघर्षरत चिट फंड कंपनी सहारा फाइनेंस का उन्होंने अधिग्रहण किया और 1978 तक उन्होंने इसे सहारा इंडिया परिवार में बदल दिया, जो आगे चलकर भारत के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप में से एक बन गया। लंदन, अमेरिका में अधिग्रहित की कई संपत्तियां, राय के नेतृत्व में सहारा ने कई व्यवसायों में विस्तार दिया। समूह ने 1992 में हिंदी भाषा का समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा लॉन्च किया। सहारा एयरलाइंस से लेकर के सहारा टीवी, बहुत सारे क्षेत्रों में सहारा ने अपने पांव पसारे। आप सुब्रतो राय को समाजवादी अर्थतंत्र की भ्रष्ट व्यवस्था की देन कह सकते हैं। आप उन्हें आम जनता के पैसे के लुटेरे के रूप में भी देख सकते हैं। आप उन्हें खेलों के लिए रुपया लुटाने वाले शख्स के रूप में भी देख सकते हैं। आप उनसे नफरत कर सकते हैं, आप उनसे प्यार भी कर सकते हैं, पर आप उन्हें पिछली सदी में 8वीं और 9वीं जो 10वें दशक की बात करते हुए उनको इग्नोर नहीं कर सकते। बात उन दिनों की है जब देश में आर्थिक उदारीकरण की हवा नहीं चली थी। उदारवाद की शुरुआत के पहले 2 दशक जब सहारा ने जनता के बीच अपनी जड़ें जमानी शुरू की, 3 दशक की स्वतंत्रता के बाद भी 5% लोगों से कम लोगों के पास बैंक अकाउंट होता था। उस समय समाजवादी अर्थतंत्र की कानूनी विसंगतियों का फायदा उठाकर सहारा चिट फंड ने जनता से 1 रुपए से लेकर सैकड़ों रुपए तक की राशि इकट्ठा करना शुरू कर दिया। साइकिल रिक्शा वालों से लेकर के गांव के कस्बों में जो छोटे बड़े दुकानदार हैं, उनकी कमाई का कुछ हिस्सा एजेंटों के माध्यम से सहारा जमा करना शुरू कर दिया। वो एक ऐसा दौर था जब सरकारी नौकरियां नहीं थी, ना ही प्राइवेट नौकरियां थी। सो बहुत सारे लोग इस तरह के धंधे में आ गए। सहारा ने शुरुआती दौर में अपने निवेशकर्ताओं को खूब फायदा दिया। सहारा को देखकर ढेर सारी चिट फंड कंपनियां बाजार में आ गई। एक ऐसा समय था जब 20,000 की जनसंख्या वाले कस्बे में कम से कम 20 चिट फंड कंपनियां एक्टिव थी। अपने दिमाग पर जोर डालिए और याद कीजिए कि हाउसिंग प्लांटेशन के नाम पर ऐसी चिट फंड कंपनियां इतनी सारी आ गई और ये लोगों ने पब्लिक को बेवकूफ बना करके पैसा जमा करना शुरू कर दिया, जिसकी जानकारी तमाम बड़े जो आला अधिकारी और नेताओं को थी, लेकिन किसी ने इसको रोकने का प्रयास नहीं किया। आपको बता दें कि बैंकिंग नियम एक्ट 1949 में संशोधन के बाद 29 दिसंबर 2020 से बैंकिंग नियमन एक्ट 2020 प्रभाव में आ चुका है।
बैंकिंग नियम एक्ट 1949 की धारा 7 के अनुसार बैंककारी कंपनी से भिन्न कोई भी कंपनी बैंक, बैंकर, बैंकिंग शब्द का प्रयोग ना तो करेगी तथा कोई भी कंपनी इन शब्दों में से कम किसी एक का प्रयोग करने नाम के रूप में किए जाने बिना भारत में बैंककारी कारोबार नहीं करेगी। बैंकिंग एक्ट 1949 सेक्शन 7 सहकारी समितियों को गैर सदस्यों या ग्राहकों से पैसा जमा करने का भी अधिकार नहीं है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ने 22 नवंबर 2021 को चेतावनी जारी करके कहा था कि सहकारी समितियों और गैर सदस्यों या ग्राहकों से पैसा जमा करने का अधिकार नहीं है और ऐसा करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जबकि सहारा इंडिया में बैंक के नाम पर आपको जो पेपर पकड़ा दिया गया वह भी विभिन्न सहकारी समितियों के नाम से है जो कि भारत में गैर कानूनी ढंग से बैंकिंग का कारोबार कर रही हैं। आइए अब जानते हैं कि सहारा का पतन कैसे हुआ। 20 साल भी नहीं बीते इस बात को जब सुब्रत राय के बेटे की शादी में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपने पूरे परिवार के साथ बारात में नाच रहे थे। देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी घुटना खराब होने के बावजूद मंच पर चढ़कर वर वधू को आशीर्वाद दे रहे थे। देश का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा था जिसकी गिनती देश के बड़े लोगों में होती हो और वो उस शादी में लखनऊ ना पहुंचा हो। 2500 मुख्यमंत्री, पूरी केंद्र सरकार, यूपी सरकार वहां मौजूद थी। लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद और विधानसभाओं के मेंबर, शायद ही एक आध कोई वहां बचे हों जो कि ना पहुंचे हों। कभी साइकिल पर घूम घूम कर नमकीन बिस्कुट बेचने वाले सहारा उस वक्त आज के अंबानी, अडानी और टाटा से ज्यादा शक्तिशाली दिखने लगे थे। लेकिन अपने शक्ति और साम्राज्य विस्तार के एक कदम में सहारा ऐसे फंसे कि अंत तक एकदम बेसहारा और लाचार हो गए और उसी लाचारी की स्थिति में वो इस दुनिया से विदा भी हो गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि रोशन लाल नाम का एक शख्स उनकी जगमगाती हुई दुनिया को बर्बाद कर डालेगा। किस्सा 2009 से शुरू हुआ। सहारा ने अपनी रियल एस्टेट कंपनियों के नाम से बॉन्ड जारी किए। 3 करोड़ लोगों ने इन बॉन्ड्स को सब्सक्राइब किया और करीब 24,000 करोड़ रुपए इस समय सहारा ने इस बॉन्ड से जुटाए। इन बॉन्ड्स को जारी करने में सहारा ने सेबी द्वारा जो नियम स्थापित किए गए थे उन नियमों का धज्जियां इस बॉन्ड्स के माध्यम से उड़ाई गई। नियम का पालन बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर एक रोशन लाल नाम के इंदौर निवासी व्यक्ति ने सहारा की शिकायत की नेशनल हाउसिंग बैंक कॉरपोरेशन से। नेशनल हाउसिंग बैंक ने सहारा को उस चिट्ठी के आधार पर एक नोटिस भेजा तो सहारा ने बैंकों को यह कहकर धुतकार दिया उस बैंक को कि ये तुमसे रिलेटेड मामला नहीं है। अगर किसी को पूछने का हक बनता भी है तो वो है सेबी। तुम इसमें अपनी टांग मत घुसाओ। बैंक के अधिकारियों को यह बात बुरी लगी। उन्होंने रोशन लाल की चिट्ठी और उस पर सहारा के जवाब को अपनी टिप्पणी और जांच करने के आग्रह के साथ सेबी को भेज दिया। फिर शुरू हुई सेबी की जांच। हालांकि सत्ता के शिखर के तमाम लोगों को अपनी जेब में लेकर चलने का मुगालता पालने वाले सुब्रत राय सहारा ने सेबी की जांच को भी हल्के से लिया। सेबी ने तब उनसे इन बॉन्ड्स के बारे में पूछताछ की तो सहारा ने 31,669 कार्टून से भरे 127 ट्रक भरकर डॉक्यूमेंट सेबी के दफ्तर में भेज दिया कि लो पढ़ लो और जांच भी कर लो। 127 ट्रकों को सेबी के सामने खड़ा करके सहारा ने खुद को
अब इस देश में सुर्खियों में ला दिया था। मुंबई में सेबी के दफ्तर के सामने लगे ट्रैफिक जाम ने पूरी मीडिया का ध्यान इस मामले में आकर्षित किया। उस समय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी ने पूरी जांच को ईमानदारी से करने का आश्वासन दिया। सेबी ने सहारा से गलत तरीके से जुटाए निवेशकों के पैसे 15% ब्याज के साथ लौटाने का आग्रह किया। सहारा वो पैसे नहीं लौटा पाए। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और सहारा जेल चले गए। इसके बाद दिन ब दिन सहारा बेसहारा होते चले गए और फिर जो हुआ हम सब ने देखा ही है। सुब्रत राय को 10,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि ना चुकाने व 4 मार्च 2014 को जेल जाना पड़ा। अदालत ने तब कहा था कि जब तक ये 5,000 करोड़ रुपए नकद और 5,000 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी नहीं देंगे तब तक उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। सहारा ग्रुप की लंबे समय से बाजार नियामक सेबी के साथ लड़ाई चलती रही। सेबी ने सहारा ग्रुप को निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया और साल 2010 में सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों और राय पर जनता से पैसा जुटाने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बावजूद वह लोगों से पैसे उठाती रही और लोगों को बेवकूफ बनाती रही। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सहारा ग्रुप की कंपनियों पर निवेशकों से 50,000 करोड़ रुपए जुटाने और फिर इन पैसों के गबन करने का आरोप है। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय FIO निवेशकों को मैच्योरिटी का पैसा नहीं दिया गया और उन्हें इसे ग्रुप की दूसरी कंपनियों के स्कीम में लगाने का लिए मजबूर किया, जिसकी सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी भी विचाराधीन है, जहां सहारा प्रमुख ने कहा कि सभी निवेशकों के पैसे लौटा दिए गए, जो कि झूठ था। यदि आपका पैसा सहारा में फंसा है तो आप क्या करें, आइए मैं इस बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं। अगर आपका पैसा सहारा इंडिया नहीं दे रहा है तो आप अपने क्षेत्र के DM यानी कलेक्टर के पास लिखित में शिकायत कर सकते हैं। अगर आपका पैसा सहारा के नाम पर लेकर किसी फर्जी सोसाइटी का पेपर पकड़ा दिया गया है, ऐसे धोखा होने की स्थिति में आप अपनी स्थानीय थाने में पूरी जानकारी के साथ अपने एजेंट का पता लिखकर FIR के लिए लिखित आवेदन रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। गौरतलब है कि जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने सहारा सोसाइटी के डिपॉजिटर्स के लिए CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था। यह सोसाइटी है सहारा के क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, हमारा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। सहारा रिफंड पोर्टल में रिफंड के लिए आप इस तरह से आवेदन कर सकते हैं, मैं नीचे आपको बता रहा हूं। अगर आप भी ऊपर बताई गई जो 4 सोसाइटियों में से किसी एक के इन्वेस्टर्स हैं तो आप केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई वेबसाइट www.mocrefund.crcs.gov.in पर विजिट करना होगा। यहां आपको पोर्टल पर मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करनी होगी। इसमें 12 डिजिट का मेंबरशिप जो नंबर है वो और आधार कार्ड का आखिरी 4 नंबर आदि दर्ज करना आवश्यक होगा। फिर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना भी इसमें पड़ेगा आपको और उसके बाद रिफंड के क्लेम करते वक्त आपको ये ध्यान रखना होगा कि मोबाइल नंबर आधार नंबर से लिंक हो। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आपके मोबाइल में OTP आएगा जिसे पोर्टल में दर्ज करना होगा।
इस दर्ज करने के बाद आपको एक फोटो भी यहां पर अपलोड करना होगा। इसके साथ पैन की कॉपी को भी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इन तमाम जानकारियों को डालने के बाद आपको रिफंड का जो प्रक्रिया है वो शुरू होगा। आइए आप जानते हैं कि सहारा श्री सुब्रत राय के मौत में पत्नी बेटे क्यों शामिल नहीं हुए। सुब्रत राय की पत्नी स्वप्ना राय एवं दोनों बेटे सीमांतो और सुशांतो मेसिडोनिया में रहते हैं। इन्होंने वहां की नागरिकता ले रखी है। गिरफ्तार होने के डर से उन्होंने सुब्रत राय की अंत्येष्टि में आना जरूरी नहीं समझा, बल्कि सीधे मना कर दिया। उनके पोते हिमांक राय ने मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार के रस्मों को पूरा किया। इसीलिए आप मेहनत और तिकड़म के सहारे भले शिखर पर पहुंच जाएं, लेकिन दो बातें हमेशा याद रखिए। पहली, अहंकार मत करिए। दूसरी, शिखर पर पहुंचा जा सकता है, लेकिन शिखर पर घर नहीं बनाया जा सकता। शिखर पर पहुंचने के बाद आपका बर्ताव तय करता है कि आप शिखर पर कितने समय तक टिकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए। बस निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स यहाँ पर दर्ज कराएं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर नमस्कार।